अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुम्मा 19 अप्रैल है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन जो हमें एविडेंस मिली है उसको डेवलप करने के बाद जो इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी सीटीडी के विंग को आप मेरे ख्याल में इस पर काम करने दें और अच्छी इनको एविडेंसेस मिली हैं और आपको हम कोई अच्छी ब्रेक थ्रू देंगे। मतलब कह सकते हैं कि एक तवील अरसे के बाद कराची में एक दहशतगर्दी का मंसूबा पुलिस और सिक्योरिटी वाले ने नाकाम बना दिया। नाकाम तो बना है, बिल्कुल बना है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुलिस का क्विकली और टाइमली रिस्पॉन्स था। अब चूँकि इसमें चाइनीज़ के अलावा दूसरों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, अभी इस एंगल के ऊपर काम हो रहा है। बहुत अफरा तफरी है इस वक्त कराची समेत अंदरून सिंध में। पुलिस ना तो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकी, न ही पक्के के। एक अजीब सी सूरत हाल इस वक्त कराची समेत अंदरून सिंध की बन चुकी है। हमें कहीं पुलिसिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही है। आज के प्रोग्राम में कनकोट कश्मूर से लेके शराफी कोट और क्लिफ्टन तक के मामलात पर बात करेंगे और ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या सिंध पुलिस के आईजी के किसी साहबजादे को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी थाने के एसएचओ या किसी और पुलिस अफसर को टेलीफोन करके न सिर्फ उन्हें डराए धमकाए बल्कि अपनी धमकी पर अमल दरामद भी करवा कर किसी को पाबंद सलासल करे। क्या ऐसा करना जो है वो खुद आईजी सिंध या किसी दूसरे बड़े अफसर को ज़ेब देता है कि उनकी बिहाफ पर उनकी औलाद भी पुलिस पर जो है हुक्मरानी करे? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे शराफी कोट, जहाँ पर जो है अलल सुबह जो है दहशत गर्दी का एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसे खुदकश हमला भी कहा गया है। लेकिन पुलिस की चाबकदस्ती, पुलिस की होशियारी के नतीजे में जो है दहशत गर्दों की ये वारदात, जो कि वो चाइनीज़ के बाद जो है जापानीज़ को भी जो है वो दहशत गर्दी का निशाना बनाना चाहते थे, वो पुलिस ने नाकाम बना दिया। सर वाकया ये हुआ, हम अटक पंप पे हमारी पोजीशन थी और हमें एक धमाके की आवाज़ आई। फिर कुछ सेकंड बाद फायर की आवाज़ आई। हम लोग फौरी पहुंचे मौके पे तो हमने देखा एक दहशतगर्द जिसके पास एक अदद राइफल, 2 मैगजीन और एक ग्रेनेड का थैला, और पूरी टीम को उसने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी। उसके हैंड शॉट लिया मैंने और वो मौके पे ही किल हो गया। सर मैंने सवारी नहीं देखी, मिट्टी के पीछे छुपा हुआ था। ये देखो जब हम यहाँ पहुंचे ब्लास्ट शुरू हुआ था, ये यहाँ पर मट्टी के पीछे छुपा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद फरमाई, नुसरत फरमाई। अल्लाह पाक टोटल 2 लोग थे। 2 लोग थे टोटल, नहीं पता 2 थे। हम जब यहाँ एक ब्लास्ट शुरू हुआ था और एक यहाँ छुपा हुआ था जो हमारे साथ फायर था। मेरा नाम नोमान और ये 2 दहशतगर्द मारे गए जो कि जापानियों को हलाक करने के गर्ज से वहाँ पहुँचे थे। उन जापानियों को जिनकी तादाद 5 है, जो कि लांडी प्रोसेसिंग जोन की जानिब जा रहे थे। इस पर जो है खुद ही जोन के डीआईजी गुलाम असफर मैसर ने जो है पुलिस पार्टी की तारीफ़ की, जिन्होंने जो है एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात को नाकाम बना दिया। ये मालूम नहीं हो सका कि कुल दहशतगर्दों की तादाद कितनी थी, ये कौन है, कहाँ से आए। हालांकि ये काम जो है वो सीटीडी का है। सीटीडी का मकसद ही दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना है और दहशतगर्दों को उनकी कार्रवाइयों से पहले निशाना बनाना है ताकि इस किस्म की वारदातें ना हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सीटीडी जो है वो अब अपने बुनियादी टारगेट से जो है वो हट चुकी है। अब उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है बत्ताखोरी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन जो हमें एविडेंस मिली है उसको डेवलप करने के बाद जो इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अभी सीटीडी के विंग को आप मेरे ख्याल में इस पर काम करने दें और अच्छी इनको एविडेंसेस मिली हैं और आपको हम कोई अच्छी ब्रेक थ्रू देंगे। मतलब कह सकते हैं कि एक तवील अरसे के बाद कराची में एक दहशतगर्दी का मंसूबा पुलिस और सिक्योरिटी वाले ने नाकाम बना दिया। नाकाम तो बना है, बिल्कुल बना है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुलिस का क्विकली और टाइमली रिस्पॉन्स था।
اب چونکہ اس میں چائنیز کے علاوہ دوسروں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اب اس اینگل کے اوپر کام ہو رہا ہے. شہر کے جتنے آرگنائز جرائم کے اڈے ہیں ان کی مکمل سرپرستی جو ہے وہ اس وقت ہمیں بدقسمتی سے سی ٹی ڈی کے افسران جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. چاہے یہ کال سینٹر ہو یا دوسرے جو ہیں وہاں سے بھی یہ کروڑوں کا بتہ جو ہے وہ اس وقت سی ٹی ڈی کے افسران جو ہے وصول کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اپنے اصل کام سے ہٹ چکے ہیں اور دہشت گردی جو ہے وہ شہر میں ہمیں اس وقت بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس کا سب سے بڑا مظاہرہ جو ہے وہ گزشتہ روز صبح جو ہے وہ شرافی گوٹ تھانے کے حدود میں رونما ہوا. اگر یہ خدا نخواستہ پولیس مقامی پولیس چابکدستی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا اور پاکستان کو جو ہے ایک بار پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا دہشت گردوں کی ان وارداتوں کے نتیجے میں. تو اس پر تو آئی جی کو خود سی ٹی ڈی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اصل ہدف سے ہٹ کر حرام خوری میں کیوں پڑ گئی ہے. ناظرین، دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں. اطلاع یہ ملی ہے کہ کنکوٹ کشمور سے 5 بینکرز کو گزشتہ رات جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا. یہ اسکرین پر اس وقت آپ ان کی تصویریں دیکھ رہے ہیں جن بینکرز کو وہاں سے اغوا کیا گیا ہے. ناظرین، اطلاع یہ ملی ہے کہ اس سانحے کے بعد جو ہے وہاں کی ایس ایس پی بشیر بروئی کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. انہیں چارج چھوڑنے کا کہہ دیا گیا اور ان کی جگہ جو ہے خود عرفان سمو کو جو ہے وہاں کا اضافی چارج دیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے. اب اطلاع یہ بھی ملی ہے ناظرین کہ یہ جو 5 بینکر تھے یہ جا رہے تھے، کہتے ہیں کہ وڑی کے قریب 4 افراد کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، پولیس خاموش رہی. اچھا، یہ جو ہے نجی بینک کے ملازم ہیں جو کہ کنکوٹ سے سکھر جا رہے تھے. کنکوٹ میں ملزمان نے گاڑی کو روک کر 4 ملازمین کو یرغمال بنا کر اغوا کیا. یہ 5 نہیں بلکہ 4 ہیں. اس میں جو ہے الطاف گولو ہے، محمد عالم گولو ہے، شاہ نواز نصیرانی اور گلاب احمد شامل ہے. کنکوٹ واقعے کے بعد ملزمان فرار، جائے وقوع پر پولیس کی باری نفری پہنچ گئی. 24 گھنٹے میں ڈاکوؤں نے تقریباً کہتے ہیں کہ 8 افراد کو اغوا کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پولیس بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار آئی جی کے ہمراہ وہاں گئے تھے اور انہوں نے جو ہے آئی جی اور ہوم منسٹر نے دونوں نے جو ہے وہ ایس ایس پی کشمور کی بہادری کی بہت تعریف کی تھی کہ انہوں نے تو ڈاکوؤں کو نت ڈالی ہوئی، ڈاکوؤں کو جو ہے وہ اپنے کمین گاہوں تک رہنے پر مجبور کر دیا اور اس غیر معمولی کارنامے پر انہیں جو ہے وہ 2 لاکھ نقد انعام کے علاوہ جو ہے وہ انہیں جو ہے 2 بیسک سیلری بھی انہوں نے انعام دینے کا اعلان کیا تھا. اور خود انہی کی فرمائش پر جو ہے ان کے 3 سب ڈویژنوں پر جو ہے وہ اے ایس پیز کی پوسٹنگ بھی کروائی گئی تھی اور 400 سی ٹی ڈی کے ملازمین کی وہاں خاص طور سے پوسٹنگیں بھی جو ہے وہ خود ایس ایس پی کشمور بشیر بروئی کے سفارشوں پر یا ان کی درخواست پر وہاں لگائی گئی. لیکن ہوا کیا، یعنی جن کی بہت تعریف کی تھی انہی کے علاقے سے جو ہے 4 بینکر سمیت کوئی 8 افراد جو ہے وہ ایک ہی رات میں جو ہے وہ اغوا کر لیے گئے. اس کے بعد انہیں بہادری کے سرٹیفکیٹ دینے والے اور ان کو جو ہے وہ انعامات کی برسات کرنے والوں کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کی وجہ ہے کہ اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں وہاں سے فوری طور پر چارج چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا اور اضافی چارج جو ہے وہ ایس ایس پی عرفان سمو کو دیے جانے کی اطلاع ملی ہے. یہ تو خبر تھی کنکوٹ کی کشمور کی. اب ہم بات کریں گے اس قتل کی واردات کی جو کہ درخشاں تھانے کے حوالات میں کی گئی. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. قانون کی موت ہے خود قانون کے ہاتھوں. تھانے کے حوالات کے اندر کسی کا مارے جانا، وہ بھی پولیس کے ہاتھوں.
एक एसपी नय्यरुल हक इसमें मुलविस हैं। अब इस पूरे मैटर में जो है मुद्दई मुकदमा, जो कि कल भी मैंने प्रोग्राम में जिक्र किया था, एफआईआर जो इन्होंने दर्ज की थी एक 167/2024 अब्दुल बासत वल्द जरदात खान, जो कि वो कुएं के बाद से गायब हैं या उन्हें गायब कर दिया गया है, जो कि इस कत्ल की वारदात के मरकज़ी मुल्ज़िम बताए जाते हैं, जिनके ईमा पर, जिनके कहने पर, जिनके इसरार पर ही एसपी नय्यरुल हक ने इतना बड़ा कदम उठाया या इतना कड़वा घूंट पीने से भी गुरेज नहीं किया, यानी कि किसी की जान लेने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया, महज अपने दोस्त की यारी निभाने के लिए, जिनका नाम अब्दुल बासत बताया जाता है। क्या मामलात हैं इनके, सबको पता है मामलात का, मैं क्या बार बार जिक्र करूं। गेस्ट हाउस का जब मैंने कह दिया तो ये शराब और शबाब की महफिलों के अलावा और क्या हो सकता है। ये ताल्लुकात बड़े गहरे होते हैं। बार कत्ल की वारदात हो गई। अब बदकिस्मती कहो या उनकी तकदीर का जुल्म कहो, ज़्यादती कहो नय्यरुल हक पर, कि इस वक्त पूरी की पूरी पुलिस ही उनके खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने एक पसंद की पोस्टिंग लेने का जो है एक भयानक जुर्म किया एसपी क्लिफ्टन बनने की सूरत, क्योंकि वहाँ से जिस एसपी को उन्होंने उखेड़ा था वो एसपी कोई मामूली नहीं था। एक तो वो पीएसपी था, ये रैंकर है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है ज़मीन और आसमान का। यानी ये चूड़े हैं, मुसल्ली हैं, और वो जो है फरिश्ते हैं। ज़ाहिर है कि फरिश्ते को उठाकर आप लगोगे तो ये तो आप एक भयानक जुर्म कर रहे हो। ये उन्होंने भयानक जुर्म किया। वो फिर उससे बड़ा जुर्म यह था कि वो आईजी का ससुराली रिश्तेदार था। ज़ाहिर है कि आईजी ने तो उसी वक्त टाल दी थी कि मौका मिलेगा तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और मौका खुद इन्होंने अपनी गलती से दिया। ये सारी किस्मत के खेल होते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से इस वक्त फंस चुके हैं। अब जो इंक्वायरी दी इरफान बिलोच को, कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, उन्होंने रही सही कसर भी ख़त्म कर दी। इंक्वायरी अफसर को इंक्वायरी अफसर होना चाहिए, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर फैसला नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या फैसला किया, इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। जो इतला मिली है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के ज़रिए, मैंने कोई रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, मैं यकीन से ये सब बात नहीं कह सकता, लेकिन जो इतला मुझ तक आई है, कहते हैं कि डीआईजी इरफान बलोच ने, पता नहीं ये उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, उनकी अपना समझ से ये सब कुछ किया, या कि फिर आईजी या किसी और के अंडर प्रेशर या गैर मामूली दबाव के नतीजे में उन्हें ये सब कुछ लिखना पड़ा। यानी एसएचओ दरख्शां जो कि इस वक्त गिरफ्तार हैं, अली रजा लगारी, और दूसरे जो हैं हेड मोरर फैसल लगारी, उन दोनों को दूध में से मक्खी की तरह से निकाल दिया। महकमा जाती कार्रवाई करने की सिफारिश की है आईजी से कि इनकी गलती है कि इन्होंने मामले को हैंडल नहीं किया। ये तो मैं रोज़ अव्वल से कह रहा हूं कि वो इस कत्ल में मुलव्विस नहीं है, लेकिन उनकी गलती जो है वो ऐसी गलती नहीं है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, उन्हें रिवर्ट कर दिया जाए, नहीं। उनकी गलती, अब ये कत्ल का मामला उनके गले पड़ चुका है। अगर जब उनके पास लाश छोड़ के गए एसपी मौसूफ, या जब उन्हें ये इत्ला मिली थी, जैसे कि हमारी इत्ला के मुताबिक जब वो ये मुकदमा कर रहे थे, जब मुकदमा दर्ज करने के लिए एसपी नैयर ने कहा था खुद अली रजा को कि ये एफआईआर बत्ते की जो है ये दर्ज कर दें, ये अब्दुल बासत की मुद्दत में एक 167/2024 और ये जो है मुईज़ नसीम के ख़िलाफ़ बत्ता वसूल करने का, यानी कि ये बत्ते की जो एफआईआर है 384-385, उस वक्त अली रजा कह भी रहा था कि सर ये जुर्म ये नहीं बनता है, क्या आपने एसएसपी से परमिशन ली है, क्या आपने एसएसपी से पूछा है। उस पर जो है नैयर उनको ये कहते रहे कि हाँ मैंने एसएसपी से पूछा है, एसएसपी के इल्म में है, हालांकि झूठ बोल रहे थे। जितना वो इसरार अपने एसपी से कर रहे थे, अगर इससे कम इसरार या कोई फ़ोन घुमा देते एसएसपी को, तो दूध का दूध पानी का पानी होता, और वो इस मुसीबत में जो इस वक्त फंस चुके हैं इससे बच जाते।
लेकिन पुलिसिंग किसी को आती नहीं है, अनाड़ी के अनाड़ी। अगर वो ज़रा भी अकल उनमें होती, मलक इरशाद की तरह से जो पहले यहाँ हेड मोरर थे दरख्शां के, जब उनके साथ ज़्यादती की थी उस वक्त के SHO कलीम मूसा ने, तो उन्होंने तो आधा सफ़र रोज़नामचा भर दिया जो उनके ज़्यादती हुई। अगर इनमें ज़रा से भी अकल होती, ज़रा से भी कानून को जानते, पुलिसिंग जानते, तो ये पूरा का पूरा वाक़या उस वक्त रोज़नामचे में रपट कर देते, लिख देते, तो आज ये इस मुसीबत का शिकार ना होते जो कि ये हो गए। जिस मुसीबत से अब इरफान बलोच DIG ने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, कोई कानूनी इखलाकी हैसियत नहीं है। वो कत्ल के इस संगीन मुकदमे से अपनी रिपोर्ट के नतीजे में इनको नहीं छुड़वा सकते। उनकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी की नज़र तो हो सकती है, लेकिन उसको अमल दरामद जो है कोई मजिस्ट्रेट, कोई अदालत नहीं करेगी। लाश इनके कब्जे में थी, ये लाश लेकर गए हैं हॉस्पिटल में, MLO से मेडिकल करवाया है, ये लाश लाने वाले हैं ये SHO हैं। थाने के हवालात में एक बंदे की मौत हुई है, कत्ल किया गया है, इससे कतई ताल्लुक कि कत्ल की वारदात जो है हुई है खुद SP नैयर उल हक के फ्लीट में, उनके गनमैनों ने, और ख़ुद इस मुदई मुकदमा अब्दुल बासत ने ही मुईस नसीम पर तशद्दुद किया, टार्चर के निशानात हैं। लेकिन लाश इन्होंने वसूल करके अपने थाने के बाहर से और थाने में उसकी करके इन्होंने अपनी कब्र अपने हाथ से खुदवा ली। अब DIG वैस जो है इरफान बलोच एक दफ़ा क्या 50 दफ़ा भी रिपोर्ट दे दें कि ये इनका ये फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट नहीं, वो इस क्रिमिनल केस से वो उन्हें बचा नहीं सकते। इन्हें अदालती प्रोसेस से हर हाल में गुजरना पड़ेगा। कोई भी तफ्तीशी अफसर जो है कितना ही माहिर क्यों ना, वो उनको इन केसेस से इस वक्त इस स्टेज पर नहीं निकाल सकते। आपने अगर जुर्म को इस्टेब्लिश करना है खुद SP के ख़िलाफ़, तो वो उस वक्त तक SP के ख़िलाफ़ ये जुर्म जो है इस्टेब्लिश नहीं हो सकता जब तक कि पहले आप इन दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करोगे। फैसल हेड मोरर जो है लगारी और ख़ुद SHO अली रज़ा लगारी, यानी ये तो बिल्कुल वैसा हुआ कि आप एक बग़ैर सतून के जो है आप छत खड़ी करना चाहते हैं। सतून के बग़ैर कोई छत नहीं खड़ी होती। सतून इस पूरे मैटर में जो है ये दोनों हैं, SHO और हेड मोरर। आप इनको निकाल रहे हो और आप उसको टांगना चाहते हो, किसको क्या नाम है, SSP को, तो वो आप टांग नहीं सकते हो। ये क्रिमिनोलॉजी है और आपको उसके मुताबिक अमल करना होगा। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ये तफ्तीश से गुजरेंगे और इनका 164 का बयान होगा। ये सब कुछ एतराफ़ करेंगे कि हाँ ये हुआ, तो इनके बयान की रोशनी में और ख़ुद जो उनके गनमैन हैं उनके गनमैनों की रोशनी में, जो बयान की रोशनी में ही SP के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकेगी। अब तक किसी को ये नहीं पता कि SP हैं कहाँ पर। छापे मारे जा रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। उड़ती इतला ये आ रही कि कोई कह रहा है बिलावल हाउस में छुपा हुआ है, कोई कह रहा है फलाने हाउस में छुपा हुआ है, और हमारे पास जो उड़ाती इतला आई है कि वो तो मुल्क से बाहर ही टुर गए हैं। कोई कह रहा है दुबई चला गया है, कोई कहता है मालदीव चला गया है, कोई कहता है किसी और कंट्री में चला गया है, कुछ नहीं पता है। वैसे ही उनकी फैमिली के बारे में पता है कि वो तो अमेरिका में है, उनके पास कुछ गैर मुल्की वीज़े भी उनके पासपोर्ट पर लगे हुए हैं, मल्टीपल वीज़े। ये भी उड़ाती इतला है, तो ज़्यादा गुमान है कि वो इनके हाथ नहीं लगेगा, मुल्क से निकल गए। अगर मुल्क में है भी तो वो ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवाने में कामयाब हो जाएंगे। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब एक और ख़बर शेयर करता चलूँ कि मैंने कहा ना यहाँ अफरा तफरी है। कोतवाल शहर जो है जिनके पास आर्जी चार्ज है, इमरान याकूब मिनहास ने कोई 100 पुलिस वालों के ट्रांसफ़र किए थे मुआफ़िज़ 15 में। हर डिस्ट्रिक्ट से 10-10 पुलिस वाले लिए थे और हेड क्वार्टर से और कोई दूसरी जगह से जो है ये सिक्योरिटी से 10-10 पुलिस वाले लिए थे। ये मुंशी हैं और ये जो है दूसरे पीटर हैं। इनका ट्रांसफ़र जो है मुआफ़िज़ 15 में किया। क्या हुआ, उनके आर्डर की स्याही भी खुश नहीं हो पाई थी कि दूसरे इतने बासर थे, इतने दलेर थे कि उन्होंने
एडिशनल आईजी इमरान याकूब का मिनास का जारी करदा वो हुक्मनामा उनके मुंह पर दे मारा, वो सब के सब ऑर्डर ही कैंसिल हो गए। इसकी इब्तदा जो है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साजिद आमिर सदरुजई के लाडले शीट क्लर्क मुजफ्फर बब्बर ने की है और सब के सब के ऑर्डर कैंसिल हो गए। ये तो लाकानूनियत नहीं है तो और क्या है। अब इससे बड़ी लाकानूनियत की तरफ मैं नाज़रीन आप लोगों को तवज्जो चाहूँगा जो कि GOR थाना हैदराबाद का है। कल मैंने प्रोग्राम में तस्करा किया था कि बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जो कि मुझे ख़ुद अब्दुल अजीज़ पंवर की जानिब से जो है वो भिजवाए गए हैं, जो कि इस वक्त रूपोश हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं और उनका ये कहना है कि मुझे डर है कि मुझे जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया जाएगा, क्योंकि गलती से उनका टाकरा जो है या उनकी टक्कर जो है वो IG सिंध से हो गई है। अब ये जो इस वक्त नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पर जो ये अब्दुल माजिद का आप लोग इस वक्त ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, अब्दुल माजिद, ये मैंने कल भी प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि ये अब्दुल माजिद साहब हैं कौन। ये कोई अब्दुल हमीद हैं, ये इनके भांजे हैं, ये मामू इनको। अब्दुल हमीद जो है ये मटियारी में जो IG का ज़ाती घर है ग़ुलाम नबी मेमन की, ये उस घर में जो है ये कुक की हैसियत से ये कुक हैं वहाँ के। अब मैं ये इनका जो बयान है, माजिद अली वल्द मोहम्मद हयात, ये ख़ास खेली हैं ज़ात के, कहते हैं कि मोरखा कल शादी का एक बयान करता हूँ कि मोरखा जो है 12 अप्रैल को जो है ये गए थे कोई रात के 9 बजे रानी बाग हैदराबाद में। ये रानी बाग जो है GRO थाने के दूध में आता है। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ने के जब वापस आया तो दोनों दोस्तों ने बताया कि ये लड़की हमें देख रही है। हम शरीफ लोग वहाँ से निकलने लगे तो उस लड़की ने हमारा पीछा किया और आवाज़ देकर रुक गई और उस वक्त जो है वक्त 22:30 से 10:30 बजे का वक्त था। लड़की ने हमें रोक कर इल्ज़ाम लगाया कि मेरा मोबाइल गुम हुआ है, बोले कि हमारी तलाशी ले लें। हमने कहा हमारी तलाशी ले लें। वो बोली पुलिस वाले मेरे वाकिफ़ हैं, वो तुम्हारी तलाशी लेंगे। हम इसके साथ सरकारी मोबाइल तक पैदल गए। गाड़ी के पुलिस वालों ने हमारी तलाशी ली, जो हमारे पास से उसका मोबाइल बरामद नहीं हुआ। फिर भी हम तीनों को मोबाइल में डालकर आगे थोड़े फासले पर जाकर हमसे छोड़ने के 10,000 रुपये मांगे। हमने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम बेजा फंस गए हैं, 3,000 रुपये तुम्हें देते हैं हम। फिर वो शहबाज बिल्डिंग के करीब के 2 चक्कर लगाकर KFC पर खड़े हो गए और फिर वहाँ एक कार आ गई, हमें कार में फेंका और फुल फ्राई या हाफ फ्राई करने की धमकी दी और हमें थाना GOR लाकर लॉकअप कर दिया। फिर हमसे ज़बरदस्ती मनवाने लगे कि मोबाइल तुमने उठाया है, मोबाइल इसके पैसे लड़की को भर कर दो। हमने अपना वाकिफ़कार का बनाम अली नवाज शाह को बुलवाया और ड्यूटी ऑफिसर अजीज़ पंवर, ASI शिराज खोसा और ड्राइवर अयाज सोलंगी सफ़ेद दाढ़ी से उन्होंने अपने गालम गलोच किया और फिर लॉकअप पर 2 नामालूम पुलिस वाले आए। उन्होंने कहा शाह साहब से बोलो हमें पैसे दें वरना तुम लोग हाफ फ्राई हो जाओगे। मेरी जेब में 15,500 थे, जो कि मोबाइल में 11,000 निकाल लिए थे। थाने पर 4.5 निकले और आरिफ की जेब से 5,000 निकले और पुलिस ने थाने पर लिए और शाह साहब से 20,000 रुपये लिए और हमें छोड़ दिया। फिर मटियारी पहुंचकर इसी हकीकत में अपने मामू अब्दुल हमीद से की, जो कि IG साहब सिंध के पास मुलाजिम है। उन्होंने थाने के SHO को फ़ोन किया और हमारे दोस्त शकील साहब ने जनाब SSP साहब हैदराबाद से ऐसी हकीकत की। फिर थाने पर अपने चचा और अजीज़ों के हमरा गए। बहुत इंतज़ार के बाद अजीज़ पंवर थाने आए और उन्होंने सब के रूबरू
बदतमीज़ी शुरू की और फिर इलाका डीएसपी और आ गए। हमारी बातें सुनकर अजीज़ और पीसी कैसर को अपनी गाड़ी में ले गए। फिर शकील साहब हमारे दोस्त ने जनाब एसएसपी साहब को फ़ोन किया तो एसएचओ जो हैं वहाँ के एसएचओ जो हैं ये यहाँ के कुछ अब्दुल हमीद सोहो वो आ गए और अपने पास से हमें 25,000 रुपये दिए। ये मेरा बयान है। ये तो माजिद का है जो कि आईजी के कुक जो हैं वो अब्दुल हमीद के ये भांजे बताए जाते हैं। ये वो वकूआ है जिस वकूए के लिए आईजी के साहबजादे ने टेलीफोन किया था, जो कि मैं कल परसों प्रोग्राम में कर चुका हूँ। अब जो ये बयान मैंने सुना और जिस लड़की का जिक्र किया, लड़की का जिक्र जो है वो नाम अब्दुल अजीज़ की तरफ से जो है वो इमाम ज़ादी बताया गया है, इमाम ज़ादी। लेकिन ये लड़की का जिक्र किया, लड़की उनके साथ साथ थी, लड़की जो है वो उनको कर ये अब मैं क्या कहूँ इसको कि ये हैबिचुअल वाक़या है, ये वाक़या है, ये घेरने के लिए वाक़या है। ऐसे वाक़यात कराची में भी हुआ करते थे। लेकिन इससे कतई ताल्लुक जो भी कुछ हुआ, मैं ये एक इलीगल कार्रवाई, एक कानूनी गैर कानूनी काम है। इस पर तो जो इस पर मुलविस है उन्हें इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा जो प्रिंसिपल क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या आईजी के बेटे को फ़ोन करना चाहिए था? इससे कतई ताल्लुक के उनके बावर्ची का जो है वो भांजे के साथ ये ज़्यादती हुई है। क्या उन्हें इस तरह फ़ोन करके किसी पुलिस अफसर को धमकी देना चाहिए था? वो धमकी देने का मजाज है। और इससे बड़ा अलमिया, इससे बड़ा दुख का मुकाम और क्या हो सकता है कि चलो उन्होंने तो बचपने में ये सब कुछ कर दिया, अपनी बेवकूफ़ी में सब कुछ कर दिया, अपनी बाप की अंधी मोहब्बत में कि उनके बाप के शान में जो है एक मामूली सब इंस्पेक्टर ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, यानी चोरी और सीनाजोरी, पैसे भी ले लिए उनके मुलाजिम के भांजे से और उसके बाद जो है उनके बाप को गालियां भी दे रहा है। अब पता नहीं गालियां दी या नहीं दी, लेकिन उन तक ये बात जो है उन्हीं माजिद ने और दूसरे लोगों ने पहुंचाई है, जिस पर उनका मुश्तइल होना जो है वो अपनी बाप से अंधी मोहब्बत का एक सबूत है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद उनका फ़ोन करना बनता है। और उससे बड़ा अलमिया कि उनके फ़ोन पर हैदराबाद पुलिस का जो है बरकरफ्तारी से फुर्ती के साथ अमल दरामद करते हुए कानून को हाथ में लेकर जो है उस सब इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज़ पंवर को और दूसरे जो उनके साथ कुछ हैं पुलिस वाले, क्या उनको लाकअप करना, फिर सस्पेंड रिवर्ट करना, क्या ये बनता है? मेरा ख्याल है कि इस पर आईजी गुलाम नबी मेमन को ठंडे दिल व दिमाग से सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है वो तबाही और बर्बादी का बाइस बन सकती है। अपनी औलाद को जो है वो अपने रूल और बिज़नेस में जो है वो उन्हें मुदाखलत करने से रोकने की ज़रूरत है और उन पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ भी उन्हें सख्त तरीन कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो उनके बच्चों के कहने पर इतने बड़े बड़े इक़दामात करने से भी गुरेज नहीं करते, जो आईजी सिंध की नेकनामी में चार चांद लगाने के बजाय उनकी नेकनामी को तबाह व बर्बाद करने का बाइस बनते हैं। जैसा कि ये अब्दुल अजीज़ वाला मामला इस वक्त सर उठा रहा है। अब तो वो ये कह रहा है कि भाई मेरे को तो डर है कि कहीं मुझे जो है इस वाक़े की पदाश में कहीं जाली पुलिस मुकाबले में हलाक न कर दिया जाए। कल के प्रोग्राम में भी मैंने यही बात की थी कि वो कहते हैं कि इफ्तिखार बुर्लो जो कि एक नया अपॉइंटी डीएसपी हैं, वो अब कह रहा है क्या नाम है उनके उस एएसआई जो है शिराज कोसो को कि भाई तुम जो है वो उस सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ बयान दो कि ये लड़के जो माजिद साजिद वगैरह है इनको और शकील को जो है रानी बाग से नहीं पकड़ा है बल्कि इन्हें बार रोड से पकड़ के लाए हैं। यानी कि वो वाक़या ही गुमार है। लेकिन शिराज जो है उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें भी जो है वो
ان کے ساتھ کوارٹر گارڈ کر دیا. حالانکہ کوارٹر گارڈ جو ہے کسی سب انسپکٹر کو بقول جو ہے یہ عبدالعزیز کے یہ نہیں کر سکتے. کوارٹر گارڈ کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, سوائے آئی جی کے کوئی بھی کوارٹر گارڈ نہیں کر سکتے. یہ آرڈر کی کاپیاں آپ دیکھ رہے ہیں اردو میں ہے, یہ بخدمت جناب ایس ایس پی صاحب جو ہے یہ مس کنڈکٹ رپورٹ میں خالی بھیجی گئی ہے اس کی سب انسپکٹر عبدالعزیز کی. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ ایک آرڈر لکھنا ہے کہ سسپینڈ ریورڈ اور کلوز پولیس لائن کر دیا گیا ہے کس کو, یہ عبدالعزیز کو. اچھا, ان کے ساتھ جو ہے یہ کچھ اور بھی لوگوں کو انہوں نے, یہ روزانچے کی انٹری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ہے کہ جناب بخدمت جناب سینئر سپرنٹینڈنٹ, کیا آرڈر ہے اس میں, یہ جناب عالی گزارش ہے جناب کے موصولہ حکم تھانہ جی او آر تھانہ حیدرآباد کے مندرجہ ذیل اسٹاف کو سسپینڈ کیے جانے مورخہ 13/4 کو ان کو کیا بوقت 1900 بجے. روزانچہ انٹری 12 کے پولیس لائن ریلیف کر دیا. ان میں کون کون ہیں, ایک سب انسپکٹر عبدالعزیز پنور ہیں, اے ایس آئی شیراز علی کھوسو ہے, اور ان کا ڈرائیور جو ہے یہ ڈی ایچ سی جو ہے یہ کیسر خان. ان سب کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. عبدالعزیز پنور کو ریورڈ بھی کر دیا گیا ہے. تو یہ سب کچھ کیا گیا ہے. تو میرا وہی سوال ہے کہ کیا آئی جی کا بیٹا یا کسی بھی پولیس افسر کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کے بیہاف پر ان کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے؟ رول آف بزنس یا پولیس رولز یا ضابطۂ فوجداری جو ہے ایسا کرنے کی اجازت کسی کو دیتا ہے؟ اور کیا پولیس کے بڑے افسران جو ہے وہ کیا آئی جی کے صاحبزادوں کے احکامات ماننے کے پابند ہیں؟ اگر پابند نہیں ہے تو جو افسر جو ہے وہ آئی جی کے صاحبزادوں کی جانب سے آنے والی فونز پر جو ہے دوسروں کو ریورڈ, سسپینڈ اور کوارٹر گارڈ کر دیتے ہیں, تو کیا ان کا یہ عمل قانون کے عین مطابق ہے؟ کیا انہیں آئی جی قبول کریں گے, انہیں مطلب ہے کہ ایکسیپٹ کریں گے, یا کہ پھر ان کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز نہیں کریں گے؟ یہ ایک آئینہ ہے جو کہ میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے. قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن صاحب, آپ کو اب عمل کرنا ہے. آپ کی کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ ترے دل میں اتر جائے مری بات. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.